तो धनवान तो बड़े विद्यालय में पढ़ लेंगे, जो निर्धन है वो कहाँ पढ़ेंगे। उनके लिए ये विद्यालय है। और हम कोई मक्खन से मक्खन नहीं बनाते, हम दूध से मक्खन बनाते हैं। बाकी जितने विद्यालय हैं, आप अगर नामांकन के लिए जाएंगे तो वो मक्खन ढूंढेंगे। वो 100 नंबर वाला व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाता है तो वो तो कहीं भी बनेगा, उसे आप कहीं भी कर दें वो बनेगा। मगर आप जो 10% नंबर लाता है, 33% नंबर लाता है, उसको आप किसी भी चीज़ में अगर बना देंगे तो वो हुआ दूध से मक्खन बना। तो 80% बच्चे हमारे विद्यालय के 10वीं में 78% से ज़्यादा रिजल्ट लाए थे। मीन 78% से ज़्यादा नंबर से उत्तीर्ण 80% बच्चे हुए। 100% रिजल्ट मेरे पूरे के पूरे कार्यकाल में रहा है। एक भी बच्चा किसी भी विषय में फेल नहीं किया। आप अगर पुस्तकों का दाम उचित मूल्य पे देंगे, 5000 से घटा देंगे 270, तो बहुतों का हक मारा जाएगा। अन्य विद्यालय जो व्यावसायिक रूप से चल रहे हैं, आप उनका, क्योंकि ये शिक्षण व्यवस्था 1200 रुपये में ही चलती है। बाकी जितना भी आप ऊपर से देते हैं वो, मैं तो खुद जुप्सा का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने सदस्यों से, जो जितने भी निजी विद्यालय हैं उनका मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे अपने सदस्य मुझसे रुष्ट रहते हैं कि आप शुल्क नहीं बढ़ाते। आप और हम, ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जिनके जो अभिभावक हैं या जिनको बच्चों की शिक्षा देने में काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। खासकर स्कूलों की मनमानी या बढ़ते फ़ी या बस फ़ी हो या अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर ली जाने वाली पैसे, या किताब की मैंडेटरी होना कि यहीं से ख़रीदना और इतने पैसे में ही ख़रीदना। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल प्रबंधक से मिलाना चाहते हैं, चूँकि स्कूल तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM लोगों ने कई बार देखा होगा, रांची में ही है स्कूल, आपका HEC परिसर के अंदर जो है विवेकानंद विद्या मंदिर। प्रबंधक ने ना सिर्फ जो पहले स्कूल फ़ी था 2015 में, उसको आज तक बरकरार रखा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ पैसे को। किताब का जो दाम था उसको भी घटा दिया गया, और ये सिर्फ अभी नहीं, कोरोना को देखते हुए नहीं, कोरोना से पहले से वो घटा हुआ, बढ़ा भी नहीं। उसके बावजूद भी, इतना कमर्शियल युग होने के बावजूद भी स्कूल चल रहा है। स्कूल की बिल्डिंगें नई नई बन रही है, प्राइमरी सेक्शन अलग हो चुका है, और पूरे लॉकडाउन में किसी भी टीचर का या जो भी वहाँ पे स्टाफ हैं, किसी का भी ना तो सैलरी कटा और ना ही उनका पेमेंट रुका। ये कैसे संभव हो पाया, क्यों संभव हो पाया? जब निजी स्कूल ये दावा करते हैं कि अगर वो फ़ी ले रहे हैं तो स्कूल और शिक्षकों और स्टूडेंट की भलाई के लिए ले रहे हैं, वो बिजनेस या व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो क्या वाकई में एक स्कूल ऐसा भी चल सकता है हमारे देश में? आज भी ये संभव है कमर्शियल युग में, जहाँ पे बिना फ़ी का ओवरलोड दिए भी अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। वो निजी स्कूल है और CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, बाकायदा स्कूल चलता है, और वो सिर्फ प्राइमरी नहीं, 10+2 आप जहाँ तक चाहे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इनका नाम है अभय मिश्रा। आप विवेकानंद स्कूल को कैसे आप लोग चलाते हैं? कौन सा संगठन चलाता है इसको? और आप लोग फ़ी बिना बढ़ाए भी क्या कर्ज लेकर या चंदा लेकर किसी से चलाते हैं? देखिए, ये अगर आप इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे कि शुल्क वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। वास्तव में भारतवर्ष में 1835 से जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है वो लॉर्ड मैकेले के द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था है। पूर्व में जो शिक्षण व्यवस्था थी वो गुरुकुल था, बंद कर दिया गया। 1835 से जो है वो यही स्कूलिंग पैटर्न पर चलने लगा। बड़े बड़े कॉलेज खुले, बड़े बड़े विद्यालय खुले, तो शिक्षा का मूल जो स्वरूप था,
जो गुरुकुल था वो बिल्कुल अव्यवसायिक और एक समाज को सुधारने की व्यवस्था थी। एक गुरु होता था, वो अपने सारों को, तो वही व्यवस्था चलती थी। व्यवसायीकरण में आज वर्तमान जो स्थिति है, उस परिस्थिति में जो स्थिति आप कहेंगे वो यही है कि 2-3 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक विद्यालय होता है जो संस्थाओं के द्वारा संचालित होता है, एक विद्यालय होता है जो प्रोप्राइटर स्कूल्स उनको कहते हैं, और एक सरकारी विद्यालय होता है। अब ये 3 प्रकार के विद्यालय हैं और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर यही व्यवस्था है। तो आप जो कहते हैं कि शिक्षा कम पैसे में नहीं दी जा सकती, यह एक वस्तुतः मिसनोमर है। हो सकता कम है पैसे में आप अपने टीचर को या स्टाफ को कम सैलरी देते होंगे, बाकी स्कूल बहुत हाई पे करते होंगे। जो मानक है उस मानक से हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको किसी अन्य स्कूल से ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और किसी अन्य पब्लिक स्कूल से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं मेरे कार्यकाल में। उसके पूर्व ये उनकी तनख्वाह कम थी, वेतन कम थे, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब जो आप कह रहे थे, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और शिक्षा एक व्यवसाय है। कोई शिक्षा ऐसा आप जो अभी आपने पूछा, अब मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पुस्तकों के दाम पूर्व में, मेरे कार्यकाल के पूर्व, नर्सरी का ही ले लें तो 5,500 रुपये करीब होता था। अभी आप हमारे स्कूल के वेबसाइट पे चले जाएंगे, वो हमारा बुक लिस्ट पिछले साल का, इस साल का भी अभी से ही अपलोड हो गया है। बाकी लोगों का एक निश्चित होता है। नर्सरी का 270 रुपये है, और अगर आप 12वीं तक जाएंगे तो 2,000-2,200 रुपये हैं। पूर्व में ये 5,000-7,000 रुपये ऐसे होते थे। शिक्षण शुल्क या किसी अन्य मद का शुल्क मेरे कार्यकाल में सन 2015 से ये सन 2022 है, कतिपय 7 से 8 साल। इन 7 से 8 सालों में 10% की वृद्धि की गई है। अन्य किसी भी शुल्क में 0% की वृद्धि की गई है। शिक्षण शुल्क में 10% की 8 वर्षों में। कानूनन जो झारखंड में जो कानून है उसके अनुरूप भी हर 2 साल में 10% वृद्धि का अधिनियम है। उसके बावजूद मैंने 1 रुपये का शुल्क वृद्धि नहीं किया है। बच्चों को जो प्राइवेट बाकी स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जो सो कॉल्ड हैं, वहाँ जो फैसिलिटी मिलती है आपके स्कूल में मिलती है? जितने शहर के बड़े बड़े विद्यालय हैं, आप जाकर पता कर लें, जितनी सुविधाएं बच्चों के लिए मेरे विद्यालय में है, उतनी सुविधा किसी अन्य विद्यालय में है ही नहीं। हमारे विद्यालय में तीरंदाजी के हमारे विद्यालय में 8 राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तलवारबाजी में राज्य का आज ही सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। 22 तलवारबाजी में बच्चे चुने गए हैं, उसमें 11 बच्चे हमारे विद्यालय के हैं। निशानेबाजी में राष्ट्रीय पदक जीतने वाला बच्चा हमारे विद्यालय का है। क्रिकेट विगत 5 वर्षों से क्रिकेट टीम मेरा हर समय रांची जिला प्रतियोगिता में कभी प्रथम कभी द्वितीय स्थान पर रहा है। इस बार रनर अप रहा है, जेके इंटरनेशनल से हारा है। परंपरागत गीत संगीत का प्रशिक्षण हमारे यहाँ मुफ्त दिया जाता है। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है। तो ये जो आर्चरी हुआ या आप बोल रहे तलवारबाजी, निशानेबाजी, इसका अलग से लेते हैं? 1 रुपये का शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है। जो व्यवस्था है, जो 1,200 रुपये 1,400 रुपये का जो शिक्षण शुल्क और जो भी शुल्क है उसी में से उनको दिया जाता है। 1 पैसा उन्हें इन सब शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त नहीं लिया जाता है। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? मैं जब प्रभार लिया था सन 2015 में तो 935 बच्चे थे। वर्तमान में 2019 जब लॉकडाउन लगा था 3600 करीब थे। अभी 300-400 और नामांकन हुए हैं, तो मुझे लगता है करीब 4,000 बच्चे
है, चूंकि ये लगभग बोल रहा हूँ, चूंकि लॉकडाउन के बाद से गणना नहीं की जा सकी है, तो वो तो गिनना पड़ेगा, बस 3,500 से 4,000 बच्चे हमारे यहाँ हैं। स्कूल पढ़ाई लिखाई में कैसा है? मैं फिजिकल, अगर आप जब भौतिक परीक्षाएं होती थी, तो भौतिक परीक्षाएं में मैं सिर्फ 2019 का अगर बता दूं 10वीं का परीक्षाफल, तो 80% बच्चे हमारे विद्यालय के 10वीं में 78% से ज़्यादा रिजल्ट लाए थे। मीन 78% से ज़्यादा नंबर से उत्तीर्ण 80% बच्चे हुए। 100% रिजल्ट मेरे पूरे के पूरे कार्यकाल में रहा है। एक भी बच्चा किसी भी विषय में फेल नहीं किया है। तो ये एक सोचना है, और यही मैं कहता हूँ कि किसी स्कूल के 5 बच्चे अगर पूरे टॉपर हो जाए और बाकी बच्चों का एवरेज मार्किंग हो जाए, तो उसमें स्कूल का योगदान कैसे हो सकता है, इसको सोचिएगा। और जहाँ अगर सारे बच्चे आप अगर एवरेज ही मानते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे बिलो नहीं जा रहे हैं, तब तो उसमें माना जाएगा कि स्कूल का योगदान है। लेकिन अभी आपका जब इतना अच्छा स्कूल आप कह रहे हैं चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, अभी एक कोर्ट का आदेश आया आपके स्कूल को लेकर कि अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उस स्कूल को गवर्न करेंगे या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या विवाद हुआ और क्यों ऐसा कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा? देखिए पांडे जी, मैंने शुरू से कहा, जो द्वंद्व है आपस का, वो व्यावसायिक शिक्षण पद्धति से एक समाज कल्याण की शिक्षण व्यवस्था से है। आप अगर पुस्तकों का दाम उचित मूल्य पे देंगे, 5,000 से घटा देंगे 270, तो बहुतों का हक मारा जाएगा। अन्य विद्यालय जो व्यावसायिक रूप से चल रहे हैं, आप उनका, क्योंकि ये शिक्षण व्यवस्था 1,200 रुपये में ही चलती है, बाकी जितना भी आप ऊपर से देते हैं वो, मैं तो खुद जुप्सा का अध्यक्ष हूँ, और मैं अपने सदस्यों से, जो जितने भी निजी विद्यालय हैं उनका मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे अपने सदस्य मुझसे रुष्ट रहते हैं कि आप शुल्क नहीं बढ़ाते। मैंने कि भाई हमारा कार्य है जन सेवा का। जनता को अगर शिक्षा व्यवस्था में हम अगर दे नहीं पाए तो हमारा जीना बेकार है, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। और अगर हम गरीबों को उचित शिक्षा नहीं दे पाए तो धनवान तो बड़े विद्यालय में पढ़ लेंगे, जो निर्धन है वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए ये विद्यालय है। और हम कोई मक्खन से मक्खन नहीं बनाते, हम दूध से मक्खन बनाते हैं। बाकी जितने विद्यालय हैं, आप अगर नामांकन के लिए जाएंगे तो वो मक्खन ढूंढेंगे। वो 100 नंबर वाला व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाता है तो वो तो कहीं भी बनेगा, उसे आप कहीं भी कर दें वो बनेगा। मगर आप जो 10% नंबर लाता है, 33% नंबर लाता है, उसको आप किसी भी चीज में अगर बना देंगे तो वो हुआ दूध से मक्खन बनाना। हाँ, वो स्कूल का वो स्कूल की प्रतिभा, शिक्षकों की प्रतिभा। एक बात बताइए, तो क्या आपकी संस्थान जो चलाती है वो संस्था किसी और आदमी से चंदा लेती है या कुछ, या स्कूल अपने से ही जो पैसा अर्जित करता है उसी से स्कूल चल जाता है पूरा? देखिए, हम लोग ना किसी से चंदा लेते हैं और ना आवश्यकता पड़ती है। जितना धन है, जितना धन हमारे अभिभावक देते हैं, और धन का संग्रह विद्यालय सिर्फ अभिभावकों को और बच्चों को सुविधा देने के लिए करता है, लाभ के लिए नहीं करता है। जिस दिन ये सारे विद्यालय अभिभावकों और बच्चों को सिर्फ लाभ और सुविधा देने के लिए धन लेने लगेंगे, शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण शुल्क अपने आप समान हो जाएगी। एक बात आता है, राजनीतिक दल नहीं बताते कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। उसी तरह प्राइवेट संस्थान के जो स्कूल हैं वो भी नहीं बताते कि उनके स्कूल के पास कितना का एफडी है या कितना कुछ है। तो क्या वो एफडी आपके पास नहीं होगा? नहीं, एफडी वगैरह हमारे पास नहीं है, कोई एफडी नहीं है। जितना पैसा आता है उतना खर्च होता है, और नहीं बताने का सवाल नहीं है। हमारे स्कूल के आप जब वेब पेज खोलेंगे, हमारा हर वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट विद्यालय का अपलोडेड होता है। और अभी मैंने जुप्सा के लिए मुकदमा किया था, तो जब मैं अध्यक्ष होने के नाते, तो माननीय न्यायालय ने मुझसे ये बोला कि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट देंगे। किसी भी साथी विद्यालयों ने अपना ऑडिट रिपोर्ट न्यायालय में जमा नहीं किया, मैंने अपने विद्यालय का ऑडिट रिपोर्ट जमा किया।
क्योंकि हमारा जो आना है और जाना है वो बच्चों के लिए है, अभिभावकों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, शिक्षक कर्मचारियों के लिए है, वो प्रबंधन के लिए नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैंने तो एक शब्द में कह दिया, शिक्षा का व्यवसायीकरण आज से नहीं 1835 से हो चुका है। और गिने चुने पूरे भारतवर्ष में कोई विद्यालय है जो इतनी सुविधा इतने कम शुल्क में दे रही है। शहर में कोई दूसरा विद्यालय इतनी चीजों की सुविधा दे ही नहीं रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप तो शहर की बात कर रहे हैं। अब जब मान लीजिए माननीय न्यायालय ने जब इसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है तो क्या आप लोगों की पीड़ा बढ़ गई है, कष्ट बढ़ गई है? न्यायालय के आरोप पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, न्याय निर्णय है। अब इसके उपरांत तो माननीय न्यायालय के कस्टडी में न्यायालय हमारा विद्यालय है। बिकॉज इफ अगर उसको समझेंगे ऑर्डर को कि इफ़ ए ऑर्डर इज पास्ड बाय ए कोर्ट फॉर अपॉइंटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेलीगेटेड पावर हैज बीन गिवन बाय द हाई कोर्ट टू ए रिटायर्ड जस्टिस एन तिवारी। सो नाउ फ्रॉम 7th मीन्स हमारा जो समय काल दिया गया है वो 7 तारीख को मुझे अपना पद दे देना है। हालांकि याचिका मैंने ही लगाई थी। 2 बातें थी कि या तो रोक दें या किसी को आप प्रशासक नियुक्त कर दें। माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया। तो हमारी परेशानी या उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि विद्यालय का विकास हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय के संरक्षण से ज़्यादा विद्यालय का विकास कर कौन सकता है। तो इसमें तो खुश होने की बात है। न्यायालय का अपना परिधि है, उन्होंने आदेश किया है। तो आपको उम्मीद लगा रहे हैं कि विकास जो हो रहा था विद्यालय का वो पहले की ही तरह रहेगा या इवन और बेहतर हो जाएगा? बेहतर होगा, क्योंकि जब जिन व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है वो देवतुल्य व्यक्ति हैं। हमारे विद्यालय के हमारे जो न्यायालय के वरीय रिटायर्ड न्यायाधीश हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। तो ये योग्य प्रशासक मिलना ये सौभाग्य की बात होती है। हाँ, हमारा ये दुख हो सकता है, अगर मैं लाभ के पद पर बैठा रहता तो ये दुख होता मुझे, मगर मुझे इसे दुख नहीं है क्योंकि वो जन सेवा है। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार का नहीं, न्याय निर्णय है। इसका अनुपालन करने के लिए मैं पत्र लिख चुका हूँ। 7 तारीख को जो तय स्थिति है मैं अपना प्रभार दे दूंगा। मेरा ये कहना है कि क्या आपके कार्यकाल का कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी जांच चाहे तो आप कराने के लिए अवरुद्ध मैंने खुद ही न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए याचिका लगा रखी है। चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, एक अधिवक्ता हैं हमारे जो अपने मुवक्किल के लिए मेरे ऊपर एक मुकदमा कर दिए कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। पुलिस की जांच होती है, अभी तक उसमें आरोप पत्र समर्पित नहीं है। मैंने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी कि जांच निष्पक्ष होकर किसी से भी करा लिया जाए। मैंने तो सीबीआई से लेकर के किसी से भी कह दिया है, क्योंकि राज्य में जो व्यवस्था है उसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। एक बात और आ रही थी सुनने में, पता नहीं उसके क्या सत्यता है, कि स्कूल बिल्डिंग बन रहा था वो फंड की कमी की वजह से रुक गया। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन में रुक गया था। जो हमारा 37,000 स्क्वायर फीट का एक भवन था, पूरा एक प्राथमिक खंड का, करीब 34 रूम्स एंड वो पूरा सेटअप पूरा का पूरा एक नया विद्यालय का भवन है, तो रुक गया था। वो पूर्ण हो चुका है। अब वो भी थोड़ा सा काम बचा है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। उसमें घपला घोटाला की हाँ, घपला घोटाला तो जो भी मैं करूँगा उसमें घपला ही घोटाला है। आप जांच करके देख लें। 2008 के रेट से 2022 में कार्य हो रहा है। थोड़ा दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर ला के दे दें जो 2008 के दर से कार्य करा दे। उसमें अच्छा क्वालिटी का टाइल्स मार्बल नहीं लग रहा है, सुनने में दरवाजे नहीं लग रहे हैं। अब उसमें आप जाके देख लें, जयपुर से चौखट मंगाया गया है, पूरा पत्थर जयपुर का है। दर भी जो है वो जो व्यावसायिक दर है उससे कम पर है और पूरा भवन खड़ा है। आप देख सकते हैं। जांच में आपको किसी तरह का कोई परहेज नहीं? हम तो कह रहे हैं कि मेरा खाता हो, किसी भी प्रकार का जांच हो, अगर निष्पक्ष जांच। इसके पूर्व में यही बातें उठी। हमारे विरोधियों ने कहा कि न्यायालय से जांच करवा दिया जाए। मैंने न्यायालय में अनुमति मांगी, आवेदन दिया, मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ।
जुडिशियल कमिश्नर रांची ने ऑडिटर और बहाल किया। 1 महीने का जांच चला। 1 महीने में जांच रिपोर्ट में आया कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं है। हाँ, पुलिस नहीं करती है जांच निष्पक्ष, मगर जब न्यायालय से होता है, इनकम टैक्स में शिकायत हुई, हमारे ऊपर कम से कम 47 से 48 शिकायत हो चुका है, और उन सबों में से सभी में एक भी पैसे की वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है। तो ऐसा फिर आरोप अगर आप पे लगता है तो सिर्फ इसकी वजह यह है कि आप शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना देना चाहते, बाकी दूसरे लोग चाहते हैं कि बाकी जैसे स्कूल गवर्न होते हैं झारखंड में या रांची में वैसा ये भी स्कूल हो। देखिए, हक मारा जाता है ना, पुस्तक वाले का है, हर आदमी का अपना एक स्टेक होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में, आप घर में भी अगर काम करने लगेंगे मुफ्त में, तो आपके घर के लोग सोचेंगे कि ये मुफ्त में काहे काम करता, जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सामाजिक व्यवस्था नहीं, लोगों की मानसिकता हो चुकी है। आज के दिन में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता जो ये माना जाए कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहा है। तो जब व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, तो स्वार्थ भी स्वार्थ के साथ ही जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब ऐसे कई स्कूल होंगे, सिर्फ एक स्कूल नहीं होगा, और ये तब खबर भी नहीं रहेगी कि एक ऐसा भी स्कूल है जो बुक्स का दाम बढ़ाने की जगह घटा देता है, 10 या 15 सालों में मात्र 10% का वृद्धि करता है अपने ट्यूशन फी में, फिर भी सुविधाएं और पढ़ाई अच्छी देता है। ये कैसे संभव हो पाता है? उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी जो भी स्कूल, निजी स्कूल खोलने वाले हो या कोई संस्थान स्कूल चलाना चाहता हो, तो यहाँ की भी स्टडी करे कि रांची का विवेकानंद स्कूल कैसे चलता है, वो भी बिना डोनेशन के और कम पैसे में। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in